Hello students, I hope you all are not doing just fine but absolutely great and awesome. जैसा कि आपको पता है ORCC में हमने अभी तक 3 चैप्टर्स बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किए, चाहे वो उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे या बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, हमने सब कुछ अच्छे से क्लियर कर लिया। अब इसी सफर में आगे बढ़ते हैं और इस फिजिक्स को रैप करते हैं। जो लास्ट चैप्टर है आपके 10th का, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी से मिलता हुआ है क्योंकि उसी का इफेक्ट है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त तोहा। आई हैव डन माई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर एंड आई एम टीचिंग यू गाइस फिजिक्स। ठीक, चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। देखो, पहले जो आपका पेपर होगा उसमें लॉन्ग आंसर टाइप होगा, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यूज। जो ये वाला चैप्टर है और जो ह्यूमन है, इसमें एक्सपेक्टेड है कि इससे बस शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आएगा। लॉन्ग आंसर टाइप बस हमारे लाइट और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से हैं, जो कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो लिस्ट एनी 3 सोर्सेज ऑफ फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड को मैं हमेशा अपनी क्लास में ऐसे समझाता हूं बच्चों को। देखिए, आपको पता होगा कि कोई लायन है एक जंगल में, तो उसका एक एरिया है जहां पे वो किंग है, उसके बाहर वो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। सिमिलरली आपने मूवीज में देखा होगा, कोई डॉन है, उसका एक एरिया होता है, किसी एक एरिया का डॉन है वो, उसके बाहर उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, उसकी कोई गुंडागर्दी ही नहीं है। समझ में आ? वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया है, वो स्पेस है किसके अराउंड? एक मैग्नेट के अराउंड, जहां पे वो अपनी गुंडागर्दी, इसकी गुंडागर्दी क्या है? इसकी गुंडागर्दी है कि ये अट्रैक्ट करेगा आयरन पार्टिकल्स को, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स शो करेगा। मतलब उस स्पेस, उस जो एरिया है अराउंड द मैग्नेट, जहां पे वो अपनी मैग्नेटिक इफेक्ट्स शो कर सकता है, उसे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए लायन। ठीक है, अगर ये मेरे पास एक लायन है, ये इसका वो एरिया है जहां पे इसकी नजर जा रही है या जहां पे ये किंग ऑफ द जंगल है। अगर यहां पे मैं किसी डेयर को रख दूं, हिरन है यहां पे कोई, ये हिरन इसकी पहुंच से दूर है। ठीक है, मतलब इसको कोई खतरा है नहीं इस लायन से, इवन दो लायन इज ए किंग ऑफ द जंगल। ठीक, लेकिन स्टिल इसको इस डेयर को इस लायन से कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि उस विसिनिटी, उस एरिया से ही बाहर है। जैसे ये डेयर इसके एरिया में आ जाएगी तो ये क्या आ जाएगी? लायन की नजरों में। लायन इसको यहां पे हंट कर सकता है ना? तो इसके एरिया में आ गई, उसके बाहर इस पे कोई इफेक्ट नहीं था लायन का। सिमिलरली अगर मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, अगर मेरे पास एक मैग्नेट है, लेट्स से दिस इज माय मैग्नेट, ये भी लिख ही देते हैं बस। अगर ये मैग्नेट है और यहां पे मेरा कोई आयरन पार्टिकल है, ठीक, ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये स्पेस से ही बाहर है। जैसे ही मैं इस आयरन पार्टिकल को यहां पे ला दूं, तो ये मैग्नेट क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये एरिया क्या बन गया इस मैग्नेट का? मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे सर? ये डॉन, ये लाइन, ये सब एग्जांपल्स तो अपने बोर्ड में लिख नहीं सकते, तो कोई बात नहीं बच्चा, हमें पता है हम क्या लिखेंगे। इट्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड it is the space or area around the magnet। ठीक, अभी मैं बस मैग्नेट की बात करूंगा, वो स्पेस या वो एरिया एक मैग्नेट के अराउंड जहां पे वो अपनी मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर सकता है। ठीक है, एक्सर्ट कर सकता है। ठीक, एक और चीज, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, आपके एमसीक्यूज भी यहां से कवर हो जाएंगे। ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? बहुत बच्चों को पता होगा बट किसी को नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। हमारे पास क्वांटिटीज 2 टाइप्स की होती है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में बस क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। और जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है उसमें क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय बी, एंड ऊपर वेक्टर का साइन बी एरो। समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड क्लियर है। चलो अब क्या बोल रहा है? लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, यहीं पे करते हैं। ठीक, क्योंकि आपको टाइप्ड सॉल्यूशंस मिल जाएंगे तो
आई गेस इट्स इजियर। चलो अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। हमने मैग्नेटिक फील्ड समझ लिया वो क्या होता है, स्पेस है। अब उस स्पेस को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं हम किसकी हेल्प से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से। तो अब मैं लिखता हूं यहां पे, आई सजेस्ट यू गाइस कि जब आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे या कोई भी वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे, आप अपने साथ एक कॉपी एक पेन रख लीजिएगा, उस पर लिखिएगा तो उससे याद रहता है, ठीक है। वापस से फिर वो दिमाग को उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और imaginary lines to depict या to represent the strength and direction of what? Direction of our magnetic field. Very good. समझ में आया? सर ये इमेजिनरी लाइंस होती है, मतलब ये सच में नहीं होती। लेट्स से अगर मेरे पास, देखो अब मैग्नेट्स की टाइप्स हैं, लेट्स से अगर मेरे पास बार मैग्नेट है ऐसे, दिस इज माई नॉर्थ पोल एंड दिस इज माई साउथ पोल, मतलब इसके अराउंड कुछ स्पेस होगा जहां पे अपना इफेक्ट शो कर सकता है, उसके बाहर नहीं कर पाएगा। उसको क्या, उस स्पेस को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। अब उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगा, कैसे दिखाऊंगा, कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो उसके लिए आई विल टेक हेल्प ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं सर, चलिए उसकी प्रॉपर्टीज भी यहीं से डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की पहली प्रॉपर्टी, ये स्टार्ट होती है नॉर्थ से और खत्म होती है साउथ पे। पहली चीज समझ में आया, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड हमें समझ लिया क्या है, इमेजिनरी लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल और कहां खत्म होती है, साउथ पोल पे। ठीक, बना दी मैंने। यहां से भी एरोज का ध्यान रखना है। I guess this is enough. ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। पहली प्रॉपर्टी हमें समझ में आया, इमेजिनरी लाइंस है और शुरू होती है नॉर्थ से, खत्म होती है साउथ पे। दूसरी चीज, ये बनाती हैं क्लोज्ड लूप्स, क्लोज्ड कर्व्स। सर यहां पे तो क्लोज कर्व नहीं है, अगर मैं इस मैग्नेट को हटा लूं, आप देख सकते हो नॉर्थ से शुरू हो रही है और साउथ पे अटक रही है, मतलब यहां पे तो खाली है। इट इज फॉर्मिंग लाइक दिस। क्या ये मेरा क्लोज लूप है? अगर मैंने इस मैग्नेट को हटा लिया, क्या ये क्लोज लूप है? नहीं है क्लोज लूप। यहां से तो मुझे समझ आ रहा है कि नॉर्थ से जा रही हैं साउथ की तरफ, तो क्लोज लूप बनाने के लिए ये कंप्लीट होना चाहिए। ये कंप्लीट कैसे होगा? जब बाहर से जाएगा नॉर्थ से साउथ की तरफ और अंदर से साउथ से नॉर्थ। हो गई दो प्रॉपर्टी, समझ में आया? याद रहेगा, बाहर से क्या होगा, बाहर से इट विल गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और अंदर इनसाइड द बार मैग्नेट इट विल मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके, लेट्स शो दिस एज डॉटेड। तो इनसाइड ऐसे होता है कुछ, ठीक है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। पहली चीज, लेट्स राइट द प्रॉपर्टीज। आउटसाइड, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ। हो गई हमारी दो प्रॉपर्टीज। मान के चलो ये जो लाइंस है ये उस डॉन के आदमी है जो उसके लिए काम करते हैं। अब जितने ज्यादा आदमी उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या स्ट्रांग, उतना डॉन हमारा स्ट्रांग। अब यहां पे देखो, अब जहां पे जो आदमी है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर वो एक ही जगह थी तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। सीधी सी बात है, यूनिटी है वहां पे। जब दूर दूर हो जाएंगे तो यूनिटी कम हो जाएगी, जब नजदीक रहेंगे तो यूनिटी रहेगी, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। वेरी गुड। अब देखो पास कहां पे रह रही है मैग्नेटिक फील्ड्स, बिल्कुल पोल्स के पास। देखो यहां पे क्राउडेड हो गया है ना, यहां पे क्राउडेड है। अब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रांग। तो मैं तीसरी प्रॉपर्टी लिखूंगा, क्राउडेड नियर द पोल्स।
crowded near the poles। चलिए इतना क्लियर है, हो गई हमारी तीन प्रॉपर्टीज। एक और प्रॉपर्टी है कि जहां पे भी इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में देख सकता हूं ना, मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो एक कर्व को बस एक पॉइंट पे कट करेगी। मतलब अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड पे कहीं पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, वो मुझे डायरेक्शन देगा इस मैग्नेटिक फील्ड का उस पॉइंट पे, ठीक है। हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। या अगर आप ऐसे मान लो, अगर मैं कंपास को ऐसे रख दूं तो उसकी डायरेक्शन यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी। मतलब हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है सर। तो इसका मतलब है कि जो मेरी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। समझ में आया? क्यों नहीं कर सकती? लेट्स सी। अगर ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मुझे इस पॉइंट पे चाहिए डायरेक्शन, मैं क्या करूंगा? आई ड्रॉ अ टेंजेंट। मतलब जो इसको मान लो यहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर रही है, मुझे दिख रहा है कि इस पॉइंट पे डायरेक्शन कहाँ है? इधर। समझ में आया? अब अगर मैं बोलूं कि मेरी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी पॉइंट पे इसको टच कर ली है, अब देखो इस वाली लाइन के लिए डायरेक्शन कहां हुई? इधर। और इस वाली लाइन के लिए डायरेक्शन कहां हुई? इधर। क्या ये पॉसिबल है? क्या मैं एक ही पॉइंट पे यहां भी देख सकता हूं और यहां भी देख सकता हूं? इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आप एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हो, दो काम तो ऑब्वियसली कर नहीं पाओगे। वैसे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होगी, लेकिन दो डायरेक्शंस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट पे कहां मैं इधर भी देख सकता हूं, उधर भी देख सकता हूं, पॉसिबल ही नहीं है। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी वो पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट पे उसकी दो डायरेक्शंस हो। तो हमें समझ में आया सर, चौथी प्रॉपर्टी में लिख सकता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। नेवर इंटरसेक्ट। मैं ऐसे रफली लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आपको एक प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। अब क्या है कि लिस्ट एनी थ्री सोर्सेज ऑफ फील्ड लाइंस। कोई बात नहीं, सोर्सेज ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगी? वही सोर्सेज होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कौन कौन सी चीज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? पहले हमारा बार मैग्नेट हो गया, हमारा सोलेनोइड हो गया, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, जो कि हम आगे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस यू गाइस रिमेंबर इट, ओके। So this is your answer. A magnetic field is a region of space around a magnet, a moving electric charge, or a current carrying conductor in which magnetic force can be experienced by another magnet. In simple words, it is a space where magnetic effects, attraction or repulsion can be observed. A property is magnetic field lines are closed continuous loops. कहाँ से शुरू होती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और फिर इनसाइड साउथ पोल से नॉर्थ पोल। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हमने डिस्कस किया। द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड लाइंस इज शोन बाय द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते? मतलब कि अगर इंटरसेक्ट हुए तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस होंगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। फील्ड लाइंस आर डेंसर नियर द पोल्स एंड बिकम स्पार्स एज वी मूव अवे फ्रॉम द पोल्स। मतलब पोल्स के पास बहुत ही ज्यादा क्राउडेड होती है, और जितना हम पोल से दूर जाएंगे उतना ज्यादा फील्ड लाइंस भी दूर हो जाएंगी। यहाँ पे किन्हीं बच्चों को ये डाउट हो रहा होगा कि सर ये मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है, इसके अराउंड कैसे मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो कोई बात नहीं, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, यू डोंट नीड टू वरी, ओके। चलिए यहाँ पे मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। देखो बच्चों, बहुत पहले, मतलब 1800 से पहले पहले ये माना जाता था कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं ये कुछ आपस में रिलेटेड ही नहीं है। फिर 1820 में एक भाई साहब आए ऑर्स्टेड, उसने बोला कि नहीं भाई, जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स है, जो मैग्नेटिज्म है और जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपस में मसेरे भाई हैं, इनके बीच में रिलेशन है। क्या बोला उसने? उसने एक स्टेटमेंट दी। वो स्टेटमेंट आप एज इट इज याद करो। क्या स्टेटमेंट दी उसने? उसने बोला, लेट मी डबल कोट इट, करंट कैरिंग conductor produces magnetic field। मतलब कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है जिसमें करंट चल रही है, तो उसके अराउंड भी एक स्पेस होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसे? उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझो कि एक करंट अगर एक कंडक्टर में से फ्लो हो रही है तो उसके अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सर आपने, चलो आपने तो करंट तो लिख लिया, लेकिन वहां पे आपने ये सब क्या लिखा था?
ये मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर ना हमने डिस्कस किया। अब मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, हमें पता है करंट क्या है, करंट इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो वही तो लिखा है, जब भी करंट चलेगी मतलब जब भी चार्ज हमारे चलेंगे, फ्लो करेंगे, तो उसके अराउंड क्या बनेगा, एक स्पेस, एक स्पेस, उस स्पेस को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया, समझ में आया। चलिए यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं आपका एक्सपेरिमेंट भी। देखिए ऑर्स्टेड ने क्या किया, ऑर्स्टेड था उसका नाम जिसने दिया, ये ऑर्स्टेड भाई साहब ने ये बात बोली। इसने क्या किया, ये कुछ काम कर रहा था ऐसे किसी सर्किट पे, मान लो ही वॉज डूइंग सम वर्क, और उसके टेबल पे पड़ा था एक कंपस। इसकी टेबल पे एक कंपस पड़ा था। तो जैसे ही इसने क्या किया, एक सेकेंड यहां पे मैं ये बना दूं, जैसे ही यहां से करंट फ्लो हुई तो इस कंपस में डिफ्लेक्शन हुई। मतलब कंपस ऐसे होता है, हमें पता है कंपस इज अ टाइनी मैग्नेट। जैसे ही यहां से करंट फ्लो हुई तो कंपस ऐसे मुड़ गया, और जैसे इसने करंट बंद की कंपस वापस आ गया। जैसे ही करंट ऑन कर रहा है कंपस ऐसे हो रहा है, करंट को बंद कर रहा है कंपस हमारा ऐसे हो रहा है। तो इसके बेसिस पे इसने क्या बोला कि भाई साहब जैसे ही मैं करंट इसमें फ्लो कर रहा हूं तो कुछ हो रहा है इसमें, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है जो इसको धक्का दे रहा है। क्योंकि हमने बचपन में देखा है ना, जब हम दो मैग्नेट्स को ऐसे आप आपस में पास लाते थे तो एक टाइम आता था जब हम ऐसे एंड्स रखते थे तो वो रिपेल करते थे। तो यहाँ पर भी वही हो रहा था। वो बोल रहा था कि इस मैग्नेट को कोई चीज रिपेल कर रही है, तो वो रिपेल क्या कर रहा था, ये मतलब ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था जिसकी वजह से ये इधर जा रहा था। समझ में आया, समझ में आया। चलो आई गेस दिस इज क्लियर नाउ। ये हो गए थ्री सोर्सेज, अ बार मैग्नेट, अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, अ करंट कैरिंग कॉइल और सोलिनॉइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने करंट पढ़ा, हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़े मतलब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा कि फोर्स लगेगा। ठीक है, मैं आपको बोलूं कि अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी वजह से उस कंडक्टर पे एक फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है, मतलब कि अगर मेरे पास let's say this is my magnet's north pole, this is my south pole। अब हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या हो, कहाँ से कहाँ होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, यहाँ से यहाँ एग्जैक्टली अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर में इसके बीच में रख रहा हूँ जो करंट ऐसे कैरी कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से ऊपर जा रही है करंट। तो मैं कह रहा हूँ कि इस वायर पे, इस कंडक्टर पे, इस फील्ड की वजह से और इस करंट की वजह से फोर्स लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब इस पे कोई फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स निकालने के लिए मैं किसकी मदद लूंगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर मेरे पास तीन फिंगर्स हैं, सॉरी तीन फिंगर, लेफ्ट हैंड है ना, तीन फिंगर्स हैं, ये तीनों फिंगर्स को मैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखूंगा। मतलब हर एक फिंगर अपने नेक्स्ट फिंगर के साथ 90 डिग्री बनाएगी। मतलब ये थंब इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा और ये इंडेक्स फिंगर मेरी मिडिल फिंगर के साथ 90 डिग्री बनाएगी। तो मुझे ऐसे रखना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तब हमारा मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरा करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर है आपस में, मतलब 90 डिग्री बना रहे हैं, तो फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है, और जितना एंगल फिर चेंज होगा उस पर फोर्स में भी वेरिएशन आएगी। अभी आपके 10th में बस 90 डिग्री पे बात हुई है। और एक चीज आप याद रखिए कि अगर करंट सॉरी अगर मैग्नेटिक फील्ड, हाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल था 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो तब आपका जो फोर्स है दैट विल बी 0। समझ में आया, दो चीजें आप याद रखेंगे, मैक्सिमम फोर्स कब बनेगा, जब एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन I and B is how much, is 90 degree। okay, no force और zero force या zero force जब मेरा एंगल होगा कितना, या 0 या फिर 180 डिग्री, इज 0 और 180 डिग्री। समझ में आया, इतना क्लियर है।
क्या हो गया ये? अरे हाँ, रखो ऐसे ही। इतना क्लियर है सर? ठीक है, हम तो समझ गए कि 3 फिंगर्स को हमें क्या रखना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लेकिन फिर इससे क्या होगा, इससे मैं क्या निकाल लूं? देखो बेटा, 3 फिंगर्स हमने रखी, आप याद रखेंगे एफ बी आई, है ना, एफ बी आई। जो फर्स्ट फिंगर है मेरी, एफ से क्या आता है, फोर्स, मतलब ये थंब क्या दिखाएगा मेरा, फोर्स। बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये इंडेक्स फिंगर मेरी क्या दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। और आई क्या होता है, करंट। अब करंट मेरी मिडिल फिंगर दिखाएगी। समझ में आया? इतना क्लियर है? चलो मैं लिख देता हूं, एफ बी आई, ये क्या दिखाएगा, फोर्स। इट विल शो माई मैग्नेटिक फील्ड। और ये आई इज व्हाट, करंट। ओके, अब मैं वो थंब वम तो वो मुझे आएगा नहीं बनाना, आप बस अभी के लिए याद रखिए। सर इसको इंप्लीमेंट कैसे करें, हाउ टू इंप्लीमेंट दिस? इसको इंप्लीमेंट, अरे वो कहाँ गया, क्वेश्चन ही गायब है यहाँ पे। चलो इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? अगर मेरे पास 2 पोल्स हैं, लेट्स से दिस इज माई नॉर्थ पोल एंड दिस इज माई साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर इज वेयर, इट्स गोइंग अपवर्ड्स। ठीक, अब मुझे निकालना है कि इस वायर पे फोर्स कितना लगेगा, मतलब सॉरी कहां लगेगा, कितना तो आप 12th में देखेंगे, लेकिन कहां लगेगा। ठीक, अब देखिए मुझे पता है एफ बी आई, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। अब मुझे ये नहीं पता, बट ये 2 चीजें पता है, तो मैं ये निकाल लूंगा, है ना, मतलब फोर्स निकाल लूंगा। अब देखिए नॉर्थ से साउथ की तरफ, इज इट ओके? मेरा इंडेक्स फिंगर वैसे ही है, इज इट नॉर्थ फ्रॉम साउथ, है ना, दिस इज माई बी एंड इट इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दिस शुड बी माई करंट, लेकिन करंट में बाहर की तरफ भी पॉइंट कर रहा हूं, लेकिन करंट एक्चुअली में कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो मैं क्या करूंगा, मैं बस रिस्ट को ऐसे रोटेट करूंगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर बिल्कुल नॉर्थ से साउथ, करंट मेरा इधर ऊपर की तरफ, वो भी वहीं सही है। अब मेरा थंब कहाँ जा रहा है, मेरा थंब जा रहा है बोर्ड के अंदर, तो फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स भी लगेगा इनवर्ड। समझ में आया? समझ में आया? यहां पे फोर्स कहाँ लगेगा, अरे अरे अरे, फोर्स कहां लगेगा, इनवर्ड्स। चलिए एक और एग्जांपल पे 2-3 एग्जांपल्स कर लेंगे। इफ दिस इज माई साउथ पोल, दिस इज माई नॉर्थ पोल। अब मुझे पता है नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे है। अब मुझे बोला जा रहा है कि इस पे फोर्स निकालो। मुझे पता है दिस इज माई एफ बी आई, ठीक, माई एफ शुड बी लाइक दिस, माई करंट शुड बी लाइक दिस, है ना। एफ ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी बी ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर की तरफ। और जो ये थंब है ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, आप लोगों की तरफ। तो यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, फोर्स इज आउटवर्ड्स। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, उसके बाद आई विल शो यू अ लिटिल ट्रिक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लेते हैं नॉर्थ पोल, यहाँ पे लेते हैं साउथ पोल। अब करंट को मैं ऐसे नीचे की तरफ फ्लो करा रहा हूँ। अब इसमें देखते हैं, माई बी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट को ऐसे रोटेट करूंगा। अब देखिए फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ, फोर्स इज आउटवर्ड्स। बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है इस पे, ठीक है, क्योंकि ये रिस्ट को रोटेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कोई बात नहीं, आई विल शो यू अ लिटिल ट्रिक। हम करेंगे राइट हैंड का यूज। राइट हैंड में क्या है, मेरा थंब, दैट इज माई डायरेक्शन ऑफ करंट। मेरे जो फिंगर्स ऐसे पॉइंट करेंगे, दैट इज माई मैग्नेटिक फील्ड। और जहां पे मेरा पाम शो करेगा, दैट विल शो माई फोर्स। ओके सर, कैसे करेंगे? देखिए करंट ऊपर की तरफ, मैंने थंब भी ऊपर की तरफ रखा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ। अब मेरा जो पाम है कहाँ पॉइंट कर रहा है, आप लोगों की तरफ, दैट इज व्हाट, आउटवर्ड्स। यहाँ पे देखो ऐसे हो रहा है, करंट ऐसे जा रही है नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नॉर्थ से साउथ, करंट ऊपर से नीचे, वही है। अब मेरा पाम कहाँ शो हो रहा है, आप लोगों की तरफ, तो आउटवर्ड्स। चलिए इस वाले में भी ट्राई करते हैं। यहाँ देखिए नॉर्थ से साउथ, तो ऐसे, बिल्कुल ऐसे, करंट ऊपर की तरफ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। अब मेरा पाम कहाँ जा रहा है, बोर्ड के अंदर, तो फोर्स क्या आएगा, इनवर्ड्स। क्लियर है गाइस? ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल,
क्लियर? ये इसका आंसर है। आप एक बार ही चेक कर लेना कि फोर फिंगर क्या दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट और थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन है। अब आते हैं एक्सप्लेन मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल। जो अभी मैंने आपको रूल दिखाया दैट वाजंट मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल, ठीक है, वो मैक्सवेल का राइट हैंड रूल नहीं था, वो बस मैंने एक शॉर्टकट दिखाया कि अगर कभी आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से कंफ्यूज हो गए थे देन यू कैन यूज दैट मेथड। लेकिन जो मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल है दैट इज समथिंग डिफरेंट। ये हमें क्या बोलता है? इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इट टेल्स अस अबाउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर कैसे? ये ऐसे डायरेक्शन बताएगा, ऐसे शेप बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की। लेट्स से दिस इज माई कंडक्टर और इसमें करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब ऊपर की तरफ। अब मुझे इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड देखना है, कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, डायरेक्शन कैसी है। तो इसके लिए मैक्सवेल ने रूल दिया। मैक्सवेल ने क्या बोला कि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैं थंब को रखूंगा इसी करंट की डायरेक्शन में। बिल्कुल, करंट ऊपर जा रही है, थंब भी मेरा ऊपर जा रहा है। ओके गुड। और जो मेरा हाथ है मैं इसको ऐसे कर्ल कर लूंगा, ऐसे कि एज इफ मैं इस वायर को पकड़ रहा हूं। अब देखिए क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। तो उसने बोला कि इस कंडक्टर में से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इट विल बी लाइक ऐसे सर्कल। समझ में आया? डायरेक्शन यहां से ऐसे यहां। अब इसको बोर्ड पे कैसे लिखे? सॉरी, बहुत ही गंदी लाइन। अगर ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, मुझे इसके अराउंड फील्ड बनाना है। मेरी करंट कहाँ जा रही है? ऊपर। अब फील्ड कैसे बनेगा? ऐसे, फिर बोर्ड के अंदर से ऐसे मुड़ के बाहर आएगा। तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखिए ऐसे बनाया मैंने, बिल्कुल अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे मैं एक एरो दिखा लूंगा। अब अंदर से बोर्ड के अंदर मैं ऐसे डॉटेड दिखाऊंगा कि बोर्ड के अंदर से आया और फिर ऐसे वापस मिल गया। समझ में आ रहा है? अब देखिए उल्टा करते हैं। यहाँ पे क्या होगा? करंट ऐसे जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यहाँ से बोर्ड के अंदर जाएगा और वहां से ऐसे निकलेगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर जा रहा है और यहाँ से बोर्ड के पीछे वाले रास्ते से ऐसे वापस आ गया। समझ में आया? अब ये फील्ड लाइंस कैसी बनती हैं? ये बनती हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। मैंने एक लाइन बनाई, आप 10 बना सकते हो, 2-4 बना सकते हो, ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जितना जितना रेडियस बढ़ेगा, मतलब जितना मेरा ये सर्कल बड़ा बनेगा, उतना मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, ये सॉरी वीक होगा। समझ में आया? मतलब जितना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक और सर्कल बना दिया, ट्राई इमेजिनिंग इट, इट्स यहाँ पे, ठीक है, ये वायर है ऐसे, और मैंने एक सर्कल यहाँ पे है और दूसरा सर्कल यहाँ पे है। यहाँ पे मेरा फील्ड वीक होगा, लेकिन यहाँ पे इस वाले सर्कल पे मेरा फील्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। समझ में आया? वही है, जितना रेडियस इस सर्कल का बढ़ेगा उतना मेरा फील्ड क्या होगा? वीक होगा, और जितना रेडियस कम होगा उतना मेरा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। हो गई, हमने स्ट्रेंथ की बात की। अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करनी है, मैं क्या करूंगा? मैं करंट की डायरेक्शन को उल्टी कर दूंगा। यहां पे देखिए मेरा करंट यहां से यहां जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाज लाइक दिस, ठीक है, इट वाज लाइक दिस। अब मैंने करंट की डायरेक्शन को उल्टा किया और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। समझ में आया? मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? एक तो करंट की डायरेक्शन पे, ठीक, और जितना रेडियस बढ़ा उतना मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी वीक हो गया। अब दूसरी चीज, अगर मैं करंट को ज्यादा फ्लो करूं, मतलब मैं मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को बढ़ाऊं, तो उससे क्या होगा? मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। समझ में आया? ये थ्योरेटिकली टॉपिक है ज्यादा, अब बस कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर है तो ऑब्वियसली आप आराम से, आपको मतलब याद करने की जरूरत भी नहीं है। यू विल, मतलब ऐसे आपने अच्छे से समझ लिया तो आप एग्जाम में जाके ऐसे खुद से लिख के यू विल बी एबल टू स्कोर मैक्सिमम, मतलब जितने भी मार्क्स आएंगे उतना यू विल बी एबल टू स्कोर इट, ठीक है। अब स्टेटमेंट, मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। हमने देखा कैसे ये रूल भी लिखा हुआ है, कैसे राइट हैंड को थंब क्या दिखाएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट, फिर ऐसे कर्ल करेंगे हाथों को। क्लियर है? अब आते हैं व्हाट इज सोलेनॉइड एंड हाउ डज इट बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। ऑल्सो ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक, अब जो ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड है जब मैं एक वायर को, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को जब मैं ऐसे रैप करूंगा, ठीक है, इन शेप ऑफ व्हाट? सिलेंडर,
तो वो क्या बन जाता है, वो मेरा बनता है सोलिनॉइड। समझ में आया? मतलब जब मैं एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को ऐसे रैप कर दूंगा, ऐसे बाउंड कर दूंगा किसी चीज के ऊपर, इन शेप ऑफ व्हाट, सिलेंड्रिकल, क्योंकि बहुत ज्यादा टर्न्स होंगी तो क्या बनेगा, एक सिलेंडर की तरह बनेगा, सिलेंड्रिकल शेप बनेगी, तो उस चीज को मैं बोलूंगा सोलिनॉइड। अब बोला जा रहा है कि हाउ डज इट बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। देखिए बच्चों, ये जो मेरा सोलिनॉइड है, दिस इज माई सोलिनॉइड, मैं ऐसे बाउंड कर रहा हूं, बाउंड कर रहा हूं, ये मेरा सोलिनॉइड बन गया। अब ये बार मैग्नेट की तरह कब काम करेगा, जब मैं इसमें करंट को फ्लो कराऊंगा। जैसे ही करंट इसमें फ्लो करेगी, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस करंट, यहां से करंट आई, यहां को जाएगी, फिर ऐसे इस सर्कल लूप में आएगी, यहां से बाहर निकलेगी, फिर वापस से सेम सेम, इट विल हैपन अगेन एंड अगेन। ओके, हर एक कॉइल में ऐसे ही। अब देखिए ऐसे 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 करंट बन गई। अब जहां से, जिस साइड से मैं देख रहा हूं, अगर ये मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसे क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इट विल बी माई साउथ पोल। समझ में आया? अब अगर मैं यहां से देखूंगा, मुझे लगेगा कि ये वाला लूप, इसमें करंट जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, तो मतलब यहां से मेरा क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। दो पोल्स बन गए, ठीक है। अगर इसको चलो इसको आराम से समझा भी देते हैं। देखिए, लेट्स से दिस इज माय सर्किट, करंट बिल्कुल ऐसी जा रही है, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, करंट ऐसे जा रही है। अब देखो, करंट यहां से ऊपर जा रही है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बोर्ड की तरफ जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो लेट्स ड्रॉ इट विद अ डिफरेंट कलर नाउ। अब बाहर आया, यहां से बोर्ड के बाहर फिर अंदर, ठीक है, मतलब बोर्ड के ऐसे बाहर और फिर ऐसे अंदर, ठीक, ऐसे अंदर, यहां से भी सेम, बोर्ड के अंदर फिर ऐसे बाहर, यहां से भी बोर्ड के अंदर। समझ में आया? हमने हर एक लाइन कैसे रूल बनाए, मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल से हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना ली। अब देखिए, हर एक लाइन पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिख रहा है, कैसे अंदर की तरफ जा रहा है, यहां से भी अंदर की तरफ जा रहा है, यहां से भी अंदर की तरफ, यहां से भी अंदर की तरफ। मतलब मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसमें अंदर की तरफ जा रही है, इस बिल्कुल इस लूप के अंदर जा रही है, इसके अंदर जा रही है। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, अंदर कहां पे जाती है, नॉर्थ से शुरू होती है और खत्म कहां पे होती है, साउथ पे होती है। मतलब यहां पे मेरा कौन सा पोल बनेगा, इट विल बी माई साउथ पोल। समझ में आया? और मेरी करंट कैसी है, क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज करंट के लिए कैसा बना, साउथ पोल बना। अब यही, जब मैं इसको करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दूंगा, मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, मतलब यहां पे कौन सा पोल बनेगा फिर, नॉर्थ पोल। अगर बच्चों आपको ये डिटेल में समझना है, तो हमने वन शॉट सीरीज पे ये बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ डिस्कस किया था, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। लेकिन अभी बस वी आर रियली इंटरेस्टेड अबाउट आवर बोर्ड्स, तो इसलिए स्टिल आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए। अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ से साउथ, तो बस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी जाएंगी, बिल्कुल ऐसे, यहां से भी ऐसी, ठीक है। अब मैं एक और बना लेता हूं, समझ में आया? अभी मैं बार मैग्नेट की तरह नहीं लग रहा, नॉर्थ से जा रही है, साउथ में साउथ की तरफ जा रही है। अब इनसाइड क्या होगा, इनसाइड विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ एंड साउथ टू नॉर्थ। मतलब इनसाइड ए सोलिनॉइड मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब हर एक जगह पे सेम, और क्या होगा, स्ट्रांग होगा इनसाइड।
सबसे ज्यादा स्ट्रांग कहां पे होगा? इनसाइड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो यहां पे पास पास है। समझ में आ रही है? तो यहां पे मैं लिख देता हूं पॉइंट आपके लिए कि इनसाइड सोलिनॉइड, inside the solenoid the magnetic field is strong and uniform. समझ में आया? ऑल्सो ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, वो करंट कैरिंग सोलेनाइड वो भी बना लिया हमने, डिस्कस भी किया सोलेनाइड होता क्या है। समझ में आया? ये इसका प्रॉपर आंसर है, कॉइल ऑफ मनी सर्कुलर टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर, जिसको हम रैप करेंगे किसी के अराउंड, वो क्या बन जाएगा? सोलेनाइड बन जाएगा। जैसे ही करंट पास करेंगे तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इट विल बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। वही मैग्नेटिक बिहेवियर भी हम पे डिस्कस किया हुआ है, कुछ मैंने छोड़ तो नहीं दिया ऑन वन एंड ऑफ द, हाँ ये सब वी हैव डिस्कस्ड। Magnetic field lines inside the solenoid are nearly parallel and equally spaced, showing that the magnetic field inside is strong and uniform. समझ में आया? आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग कहाँ पे होती है, यूनिफॉर्म कहाँ पे होती है? इनसाइड पे होती है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डज इट बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट, बहुत ही एक्सप्लेन किया है, मतलब डिटेल में, ताकि आपको फिर वापस से कुछ चीजें पढ़नी ना पड़े। समझ में आया? ये वही सब है जो हमने डिस्कस कर लिया। लेट्स मूव, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड लिस्ट सम यूजेस। इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन सी चीज का नाम है? देखो बच्चों, हम कोई भी चीज ऐसे फजूल में नहीं बनाएंगे, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। अब हमने सोलेनॉइड बनाया, उसमें करंट को फ्लो किया, वो बार मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, लेकिन उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, हमने क्यों बनाया। उसके पीछे का रीजन है, जैसे ही मैं एक सोलेनॉइड में से एक जो हमारा इंसुलेटेड कॉपर वायर है उसको मैं एक सॉफ्ट आयरन, मतलब ये मेरा लेट्स से दिस इज माई कोर कहते हैं, जिसके अराउंड में सॉलिड इसके कॉपर वायर को क्या करूंगा? रैप करूंगा, उस चीज को बोलते हैं कोर। अगर मैं एक कोर लूंगा सॉफ्ट आयरन का और इसके अराउंड में ऐसे वायर्स लपेट लूंगा, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ऐसे लपेट लूंगा सिलेंड्रिकल शेप में, बीच में सॉफ्ट आयरन है, अब इसके अराउंड ऐसे कोर के अराउंड मैंने वायर्स को लपेट लिया। जैसे ही मैं लपेटूंगा और इसमें से करंट फ्लो करूंगा तो इट विल एक्ट लाइक ए मैग्नेट, मतलब ये बाकी जो हमारे पार्टिकल्स हैं लाइक आयरन है उन सब चीजों को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया? आपने मूवीज में देखा होगा, अगर हम यूजेस की बात करें, बहुत एक डंप यार्ड में एक क्रेन होता है बहुत ही बड़ा, उसका बहुत ही ऐसे मेटल प्लेट होता है बाहर की तरफ, और फिर वो कुछ बटन ऑन करता है, उसकी वजह से गाड़ियों को, आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है। वो कैसे करता है? दैट इज अ सोलिनॉइड। जैसे ही वो बटन को ऑन करता है तो उस सोलिनॉइड में से क्या होता है? करंट फ्लो होती है। करंट फ्लो होगी तो इट विल एक्ट एज अ मैग्नेट, तो उस टाइम के लिए इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। और जैसे ही मैं करंट को बंद कर दूंगा तो मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट भी उसमें क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ में आया? थ्योरी वाला क्वेश्चन है, बस आप कंसेप्ट समझिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट क्यों है? क्योंकि जैसे ही मैं करंट को बंद कर दूंगा तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी चला जाएगा, उस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक इफेक्ट भी चला जाएगा, क्योंकि जब करंट ही फ्लो नहीं होगी तो पोल्स ही नहीं बनेंगे। समझ में आया? An electromagnet is a type of temporary magnet made by winding a coil of insulated copper wire around a soft iron core. समझ में आया? When electric current passes through the coil, the iron core becomes magnetized and behaves like a magnet. When the current is switched off, the magnetism disappears. अब इसके uses हम डोर बेल्स में यूज करते हैं, हम क्रेन्स में यूज करते हैं, हम इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेयर इलेक्ट्रोमैग्नेट विथ परमानेंट मैग्नेट। देखिए हमारे पास टाइप्स है मैग्नेट के, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया और परमानेंट मैग्नेट हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है जब हम सॉफ्ट आयरन पे क्या करेंगे? कॉपर वायर को रैप कर देंगे और करंट को फ्लो करेंगे, तब मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। लेकिन परमानेंट मैग्नेट क्या है? वो उन मटेरियल्स का बना होता है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल इट्स फाउंड बाय द अलॉयज ऑफ अल्निको, एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, या फिर ऐसे स्टील को ऐसे कुछ बनाया जाता है, ह्यूमनली हम उसको प्रिपेयर करते हैं, तो उसकी वजह से क्या है? उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाते हैं, लेकिन करंट का कोई रोल ही नहीं है, हमेशा वो मैग्नेटिक इफेक्ट कैरी करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये मेरा बार मैग्नेट है, लेट्स से दिस इज अ परमानेंट मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्या मैं इस नॉर्थ पोल को यहां ले सकता हूं और इस साउथ पोल को यहां ले सकता हूं? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मैं इंटरचेंज करूं। लेकिन अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, बीच में मैंने मान लो सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया, अब करंट ऐसे फ्लो करेगी तो यहां पे क्लॉकवाइज बन गया, तो यहां पे आएगा साउथ पोल,
और यहाँ पे आएगा नॉर्थ पोल। अब लेट्स से ये मेरा हो गया केस 1। अब मुझे चेंज करना है, इनकी पोलैरिटी को चेंज करना है। कुछ नहीं करना है, मैं क्या आराम से कर सकता हूँ, मैं करंट की डायरेक्शन को ही चेंज कर दूंगा। अब करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो यहां से मेरा क्लॉकवाइज बन गया, यहां पे साउथ पोल बना, फिर यहां पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यहां पे नॉर्थ पोल बना। दो प्रॉपर्टी समझ में आई। जो हमारा परमानेंट मैग्नेट है वो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेट में इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, मैग्नेटिक इफेक्ट भी चला जाएगा। परमानेंट मैग्नेट में ऐसा कोई रूल ही नहीं है, जब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही नहीं तो हमेशा मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगा। तीसरी चीज, पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, यहां पे पोलैरिटी सेम रहती है। चौथी चीज, मैं करंट को ज्यादा फ्लो करूंगा तो मेरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो और स्ट्रांग बन जाएगा। मैं इसमें देखो, इसमें मैं स्ट्रेंथ के लिए कुछ कर ही नहीं सकता, मैं इसको चेंज कर ही नहीं पाऊंगा। समझ में आया? क्लियर है? ये इसकी प्रॉपर्टीज, यही डिफरेंसेस है। मेड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कॉइल अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक स्टील, अल्निको, ये सब मैंने आपको बोला, कोबाल्ट, विदाउट यूजिंग एनी इलेक्ट्रिसिटी। Magnetism lasts only when the current flows. Magnetism is permanent and does not depend on electric current. Discussed. Polarity can be changed, polarity cannot be changed. Magnetic strength can be increased or decreased. Magnetic strength is fixed. Used in wire, compasses, microphones and door magnets. And it's used in electric bells, motors, cranes, relays, etc. समझ में आया? Clear है guys? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। What are the properties of a fuse wire? अगर आपको याद होगा कि हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में फ्यूज वायर के बारे में थोड़ी बहुत बात तो की थी, समझ में? सो लेट मी हैव सम वाटर। देखिए, हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने फ्यूज के बारे में थोड़ी बहुत बात की। नाउ लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल। जो हमारा फ्यूज होता है, मैंने आपको बोला है कि इट्स मेड अप ऑफ एन एलॉय, ठीक। बीच में ऐसे वायर होती है, किसकी बनी होती है? या तो एल्युमिनियम की, कॉपर की, एक्स्ट्रा की बनी होती है। एक थिन वायर होती है। कैसे काम करती है ये ग्लास में होती है, ठीक है, देखा होगा अगर आपने। थिन वायर, मैंने आपको बोला था ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? ये काम करती है हीटिंग इफेक्ट पे। मतलब जैसे ही इसमें से करंट फ्लो करेगी तो एक गर्म हो जाएगी, और जितना ज़्यादा करंट इसमें फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और एक पॉइंट पे इट विल मेल्ट, और उसकी वजह से जो मेरा जिसके लिए सेफ्टी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वो काम आ जाएगी, और मेरा जो अप्लायंस है वो बच जाएगा। लेट्स से 5 एम्पेयर की करंट जब जाएगी उस पर जो हीट इसकी प्रोड्यूस होगी, इट कैन बेयर दैट। लेकिन जैसे ही 5 से ज़्यादा हुई तो इसमें क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा एंड इट विल मेल्ट। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? पहली प्रॉपर्टी है कि ये थिन और यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब थिन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे मोटी है कहीं पे पतली है, क्योंकि एक जगह से ये मेल्ट हो जाएगी, एक जगह पे गर्म ही नहीं होगी, एक जगह पे बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, एक जगह पे गर्म ही नहीं हो रही। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी थिन एंड यूनिफॉर्म। दूसरी चीज़, किसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए? वो कम होना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम इसको गर्म कर दें फिर मेल्ट हो जाए तो फ़ायदा ही नहीं है सेफ्टी का, वो भी तो पॉइंट ही नहीं है। वो भी होना चाहिए कि अगर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कम होना चाहिए। समझ में आया? क्लियर है गाइस? चलिए देखते हैं आगे। लो मेल्टिंग पॉइंट, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। वही सब चीज़ें हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टिविटी, मेड ऑफ एन एलॉय, थिन एंड यूनिफॉर्म। समझ में आया? एक बार एक अच्छे से आप रीडिंग कर लेना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग होम अप्लायंसेज इन पैरेलल ओवर द सीरीज? हमारे घर पे जो भी अप्लायंसेज होते हैं, जो भी लाइट्स होती हैं, उनको हम कैसे कनेक्ट करते हैं? हमें पता है कि रेजिस्टर्स को कनेक्ट करने का 2 तरीका है हमारे पास, सीरीज है और पैरेलल है। हम कैसे घर में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सर क्यों पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट करते हैं, हम सीरीज में क्यों नहीं कर सकते? देखिए बच्चा, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। लेट्स से ये मेरा एक बल्ब है, ये एक और बल्ब है, और एक और बल्ब है। इसको लेट्स से इसकी डिमांड है कि मुझे चाहिए 5 एम्पेयर की करंट, ये कह रहा है कि मुझे चाहिए 7 एम्पेयर की करंट, और ये कह रहा है कि मुझे चाहिए 2 एम्पेयर की करंट। अब यहाँ से देखिए, अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है, आपको पता है कि यहाँ से जो करंट आएगी वही करंट हर जगह फ्लो करेगी, क्योंकि करंट के पास एक ही रास्ता है, करंट के पास कोई और रास्ता ही नहीं है। मतलब इसको भी इतना ही मिल रहा है, इसको भी इतना ही मिल रहा है, इसको भी इतना ही मिल रहा है। सो दिस इज नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ, राइट? दिस इज नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। दूसरी चीज, अब वोल्टेज जो है, वोल्टेज ब्रेक हो रही है,
यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। हो गई दो चीज़ें। तीसरी चीज़, अगर मैं बोलूँ, अगर मुझे कहीं पे स्विच ऑन करना है, अगर मैंने यहाँ पे की रखी, जैसे ही मैं की को क्लोज करूँगा तो मेरे तीनों बल्ब क्या है वो ओपन हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं स्विच को क्लोज कर दूंगा, तीनों जो हमारे बल्ब हैं वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। लेकिन लेट्स से आप किसी रूम में जा रहे हो, आपके घर में सीरीज में कनेक्शन है, आपका जो बल्ब है और जो फैन है वो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। लेट्स से अगर ये ऐसे बल्ब है और ये आपका फैन है, ठीक है, लेट्स से दिस इज योर फैन। अब एक ही स्विच लगेगा इसमें, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि लाइट ऑफ हो और फैन आपका ऑन हो जाए, या उल्टा आप चाहिए कि फैन आपका बंद हो जाए और लाइट ऑन ही रहे। अब जैसे ही स्विच को क्लोज कर दोगे तो आपकी दोनों चीज़ें बंद हो जाएंगी। आप स्विच को ऑन करोगे तो दोनों चीज़ें चलेंगी। आपको अगर एक ही चीज़ चाहिए, बट स्टिल यहाँ पे फिर ऑप्शन ही नहीं है कि डिफरेंट स्विच लगाओगे आप। लेकिन अगर आपने यही चीज़ पैरेलल में किया, पैरेलल, और यहाँ पे कोई, ठीक है, ये है फैन, ये है फैन, इसके लिए आई कैन यूज अ डिफरेंट स्विच, इसके लिए आई कैन यूज अ डिफरेंट स्विच। अब देखिए यहां से करंट आई, यहां पे ब्रेक हुई, यहां पे कुछ और करंट, यहां पे कुछ और करंट, लेट्स से दिस I1 एंड I2, यहां पे कुछ और करंट, यहां पे कुछ और करंट। जैसे ही मैं इस स्विच को बंद कर दूंगा मेरा बल्ब बंद हो जाएगा, लेकिन फैन विल कंटिन्यू टू वर्क। जैसे मैं इस स्विच को बंद कर दूंगा, इसको ऑन कर दूंगा, तो करंट यहां से जाएगी, करंट के पास एक और रास्ता है। अगर इसको बंद कर दूंगा, करंट के पास यहाँ के लिए रास्ता है। मतलब दोनों चीज़ें पॉसिबल है। दूसरी चीज़, अगर इसकी डिमांड कुछ है करंट की, इसकी डिमांड कुछ और है करंट की, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे करंट स्प्लिट तो हो रही है, हर एक के पास डिफरेंट करंट मिल रही है, ये भी हमें एडवांटेज मिल गया। तीसरा एडवांटेज, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा अक्रॉस दीज टू अप्लायंसेस, वो भी हमारा एडवांटेज बन गया। समझ में आया? चलिए यही है। इन पैरेलल कनेक्शन ईच अप्लायंस गेट्स द सेम वोल्टेज, ईच अप्लायंस कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली व्हेन वन डिवाइस इज डैमेज्ड। हाँ, ये चीज़ देखो, अगर मेरी एक चीज़ यहाँ पे डैमेज हो गई, मतलब एक बल्ब अगर यहाँ पे मेरा डैमेज हो गया, किसी वजह से ख़राब हो गया, अब करंट के पास इन बल्ब्स के पास पहुँचने का रास्ता ही नहीं है, तो ये सारे जो बल्ब्स हैं मेरे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। लेकिन इसमें देखो, अगर ये बल्ब मेरा ख़राब भी हो गया, स्टिल करंट के पास यहाँ से रास्ता है, मेरा फैन स्टिल चलेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया एडवांटेज? तो वही है, when one device is damaged or disconnected, the current can still flow. The total current is divided among the appliances. Since each appliance draws only as much as current as needed, it reduces the chances of overheating और शॉर्ट सर्किट। क्योंकि जितनी डिमांड है उतना ही मिल रहा है, उससे ज़्यादा मिल नहीं रहा है, तो शॉर्ट सर्किट और हीटिंग होने का चांस बहुत कम हो जाता है पैरेलल कनेक्शन में। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन ऑर्चिड्स एक्सपेरिमेंट एंड इट्स कंक्लूजन। सर हमने तो ये बहुत ही पहले ही डिस्कस किया, पहली स्लाइड में। ऑर्चिड ने क्या बोला कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कैसे किया? उसने एक लिया था सर्किट और एक कंपस लिया था। जैसे ही उस सर्किट में से करंट फ्लो हुआ, आपका कंपस डिफ्लेक्ट हो गया। जैसे ही करंट को बंद किया तो कंपस वापस अपनी जगह पे आ गया। अब करंट का जो मैग्नीट्यूड है उसको बढ़ाऊंगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगी। लेट से पहले मैंने 2 एम्पेयर की करंट फ्लो की, डिफ्लेक्शन ऐसी थी। अब मैंने 5 एम्पेयर की करंट फ्लो की तो डिफ्लेक्शन बिल्कुल ऐसे हो जाएगी। समझ में आया? और हो गए 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट डायरेक्शन पे, अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूंगा तो उसकी वजह से जो कंपस की डिफ्लेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। लेट्स से अगर पहले करंट क्लॉकवाइज था तो इस कंपस की डिफ्लेक्शन इधर थी, अब मैंने एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराया तो कंपस की डिफ्लेक्शन इधर हो जाएगी। समझ में आया? ये चीज़ भी हमने डिस्कस की डायरेक्शन वाले केस पे। यही है। और स्टेटेड दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, इसने कैसे किया वो भी लिखा हुआ है। एंड कंक्लूजन, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिज्म है आपस में मसेरे भाई है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ अर्थ वायर? जब आपने अपनी एनसीईआरटी देखी होगी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स देखे होंगे, आपने देखा होगा कि बाहर से मतलब इलेक्ट्रिक मेन से 2 वायर्स आ रही हैं। कौन कौन सी वायर? चलिए आपके एमसीक्यू के लिए लेट्स डिस्कस दिस। 2 वायर्स आती हैं। पहली वायर लाइव वायर, कलर क्या होता है इसका? रेड। दूसरी वायर
न्यूट्रल वायर, इसका कलर क्या होता है? यूजुअली इट्स ऑफ ब्लैक। जो मेरी लाइव वायर है, इट कैरीज द पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट्स। ठीक सर, अगर यही कैरी करिए 220 वोल्ट की पोटेंशियल, तो न्यूट्रल वायर की जरूरत क्या है? इट एक्ट्स एज ए रिटर्न पाथ फॉर द करंट। ठीक है, रिटर्न पाथ मतलब, अरे हमने देखा ना अभी तक जब भी हम करंट को डिस्कस कर रहे थे, ऐसे हमने देखा कि करंट ऐसे फ्लो हो रही है, यहाँ से फ्लो हो रही है, फिर वापस भी तो जा रही है। अगर मेरे पास रिटर्न पाथ ही नहीं है तो बेचारी करंट भी तो फ्लो नहीं कर पाएगी। इसीलिए न्यूट्रल वायर क्या है? जरूरी है, क्योंकि ये क्या करती है? इट एक्ट्स एज ए रिटर्न पाथ। समझ में आया? अब तीसरी वायर जो है वो हम खुद लगाते हैं, वो हमें इलेक्ट्रिक मेन से नहीं आती, वो हमें खुद लगानी पड़ती है। दैट इज व्हाट? अर्थ वायर। ये हम खुद लगाते हैं। सर क्यों लगाएंगे खुद? क्या मजबूरी पड़ गई? इट्स फॉर सेफ्टी पर्पज। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, लेट्स डिस्कस दैट। अगर मेरे पास कोई अप्लायंस है जिसकी क्या है? मेटल बॉडी है। मेटल बॉडी है, अगर कभी लाइव वायर कट के उस मेटल बॉडी के साथ टच हो गई तो वो क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा, और मुझे तो पता नहीं है क्योंकि मुझे चार्ज दिख नहीं रहा। अब जैसे ही मैं उस अप्लायंस को हाथ लगाऊंगा तो मुझे शॉक लग सकता है ना? तो उस शॉक को बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये अगर ये मेरे पास एक मेटल बॉडी वाला कोई अप्लायंस है, ऐसे ही कोई मेटल बॉडी है, अब मैं इस अर्थ वायर को इस मेटल बॉडी के साथ पहले ही कनेक्टेड रखता हूँ। ठीक है, फिर ये नीचे जा रही है, कहाँ? अर्थ में, और यहाँ पे एक मेटल प्लेट होता है, मेटल प्लेट। मेटल प्लेट है बिल्कुल अर्थ के नीचे। अब इस एप्लायंस में जैसे ही इस एप्लायंस में अगर लाइव वायर टच होगी तो ये चार्ज हो जाएगा, तो वो चार्ज इस अर्थ वायर से फ्लो करके इस मेटल प्लेट में जाएगी एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल अर्थ। समझ में? अर्थ का पोटेंशियल 0 है तो ये पूरा इस अर्थ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस पे चार्ज ही नहीं लगेगा, तो मैं हाथ लगा सकता हूं, मुझे करंट नहीं लगेगा। समझ में आया? इस अर्थ वायर का कलर कैसा होता है? ग्रीन, ग्रीन कलर। इतना क्लियर है? समझ में आया? अब देखिए, अगर आपने घर पे देखा होगा, सॉकेट्स होते हैं ना, 3 होते हैं उसमें होल्स। जो ऊपर वाला बड़ा वाला होल होता है ना, दैट इज फॉर व्हाट? दैट इज आवर अर्थ वायर। ठीक है, अर्थ कनेक्शन के लिए। यही सब इसका आंसर लिखा हुआ है। वाई डू नॉट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट? हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शंस होंगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये इसका आंसर है। विच मटेरियल इज यूज फॉर द फ्यूज वेल एंड हाउ इज दिस फ्यूज कनेक्टेड? ये भी हमने डिस्कस किया, एल्यूमिनियम एंड एक्स्ट्रा का बना होता है। कनेक्ट कैसे करेंगे? हम क्या चाहेंगे कि करंट स्प्लिट होके इसके अंदर जाए। मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई जूसर है, मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है, मैं चाहूँगा कि इसमें बस 5 एम्पीयर की करंट फ्लो करे, तो क्या मैं इसमें लगाऊंगा पैरेलल में? आप खुद सोचो, क्या मैं पैरेलल में फ्यूज वायर को कनेक्ट करूँगा? क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया और यहाँ से करंट आ रही है, वो स्प्लिट होके जाएगी, है ना? तो मैं ऐसा चाहूंगा ही नहीं। मैं तो चाहूंगा कि जितनी इसमें से करंट जा रही है उतनी ही इसमें जाए, तभी तो ये डिटेक्ट कर पाएगा। जैसे 7 एम्पेयर की करंट है तो ये मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 5 एम्पेयर के लिए काम करता है। लेट्स से एग्जांपल है। समझ में आया? तो कैसे कनेक्ट करूंगा? इट विल बी कनेक्टेड इन व्हाट? इट विल बी कनेक्टेड इन सीरीज विद लाइव वायर। समझ में आया? डिस्कस कर लिया हमने अच्छे से। A fuse wire is made of an alloy of tin, lead, aluminum, whatever, or something copper or aluminum. ठीक? The fuse wire is connected in series with the live wire. Being in series, all the current passes through the fuse wire. So if the current exceeds the safe limit, अगर safe limit से ज़्यादा current flow करी, तो जो हमारी wire है वो क्या हो जाएगी? Melt हो जाएगी and breaks the circuit, preventing damage to appliance or risk of electric shock. When does the short circuit occur and at the time of short circuit what happens to the current? शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, शॉर्ट सर्किट मतलब छोटा वाला सर्किट, छोटा सर्किट। तो ये क्या बोलता है कि शॉर्ट सर्किट कैसे होता है? शॉर्ट सर्किट तब होता है, लेट्स से अगर ये मेरी लाइव वायर है, आप ऐसे समझ लो। देखिए, हमने अभी तक ऐसे सर्किट्स देखे,
यहाँ से करंट यहाँ जा रही थी, ठीक है, यहाँ से करंट यहाँ जा रही थी। लेट्स से ये दो चीज़ें मैं आपस में ऐसे मीट कर लूँगा, अगर ऐसे कुछ हो गया, अब देखिए करंट यहाँ से फ्लो करेगी, जब यहाँ पे पहुँचेगी तो इट विल थिंक कि मैं भाई साहब यहाँ से क्यों जाऊँ, यहाँ से तो रेजिस्टेंस ये दिखा रहा है, यहाँ पे मुझे बहुत ही कम रेजिस्टेंस दिख रही है, तो इसके पास क्या बन जाएगा, लो रेजिस्टेंस पाथ बन जाएगा, तो ये प्रेफर करेगा कि मैं यहाँ से ही जाऊँ। अब जैसे ही रेजिस्टेंस को कम करूँगा, मुझे पता है ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR, जब मैं रेजिस्टेंस को कम करूँगा तो मेरी करंट क्या है, वो एब्रप्टली बढ़ जाएगी। तो इस वाले केस में जो करंट है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो अब शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, शॉर्ट सर्किट होता है जब हमारी लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर है वो एक्सीडेंटली मीट हो जाए, तो उनके बीच की रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाती है। रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। वेरी गुड। A short circuit occurs when the live wire and the neutral wire get connected directly with very little or no resistance. At that time, the current becomes very large suddenly, which can cause overheating, sparks or damage to the circuit. ठीक है? What are magnetic field lines? ये भी हमने डिस्कस कर लिया। Magnetic field lines are imaginary lines जो हमें क्या दिखाती है, डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ। Start from the north and end at south. They are closer when the magnetic field is stronger and farther apart where it is weaker. अब आते हैं एमसीक्यूज पे। एक दो एमसीक्यूज मैंने आपके लिए लाए हैं। टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर वी यूज। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो डायरेक्शन में इसके कंपास की जो डिफ्लेक्शन है वो कुछ ऐसी होगी या ऐसी होगी। तो उस डिफ्लेक्शन को देखने के लिए मैं कौन सा रूल यूज करूंगा, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। ठीक है, आई कैन यूज मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल, लेकिन आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर लिखा हुआ है कि कौन सा, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। समझ में आया क्या होता है इसमें? सर कुछ नहीं, इन्होंने बस एनोलॉजी यूज की है। कोई बंदा ऐसे तैर रहा है तो उसी पे इन्होंने एनोलॉजी बना दी है। समझ में, कोई डिस्कस करने की इतनी ज़रूरत है नहीं, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आगे आप कहीं देखोगे भी नहीं। फिर आता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज, जितना ज़्यादा मैं करंट को फ्लो करूंगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो विल इट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। हमें पता है कि मैं करंट को जब ज्यादा बढ़ाऊंगा तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मेरे डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब करंट को बढ़ाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। अब देखिए इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, है ना। जैसे ही रेडियस बढ़ेगा मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दैट विल बी माई इनवर्स। समझ में आया? यहाँ पे बस करंट की बात की है इसलिए विल मार्क जस्ट दैट। ओके, हाउएवर दिस इज ट्रू। This is true. This is also true. But when we are talking about what? Radius. Next, an electric charge on a body produces. ये सब हमने डिस्कस किया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, है ना। एक चार्ज के अराउंड वो फील्ड, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मैग्नेट के अराउंड वो फील्ड, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। पहली चीज हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा। अगर ये चार्ज अब चल रहा था, फ्लो कर रहा था, तो मतलब करंट फ्लो हो रही है। करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ। समझ में आया? समझ में आया? विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस, इसको मैं लिखूंगा बोथ, बट when the charge is flowing, then B is also produced. Clear है? Which among the following produces strongest magnetic field? हमें पता है कितने टाइप्स हैं। परमानेंट मैग्नेट हमने डिस्कस किया, नेचुरल मैग्नेट जो हमें नेचर में मिलता है, नेचर में मिलता है। दूसरा बार मैग्नेट, वो भी हमने देख लिया, और इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब स्ट्रॉन्ग किस में होगा? ऑब्वियसली मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ाऊंगा। करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दूंगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। क्योंकि बाकी सब चीज़ों में तो मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं इसका स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाऊंगा, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ आवर करंट। समझ में आया? क्लियर है गाइस? चलिए इसी के साथ हमारा सफर खत्म। हमारा ORCC का सफर यहीं तक था इस साल का। तो वी हैव कंप्लीटेड आवर फिजिक्स। बहुत ही अच्छे से हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए। कंसेप्ट्स क्लियर होंगे इंशाल्लाह आपके, आई होप।
बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही डिटेल में हमने अच्छे से सब कुछ डिस्कस किया। आपके साथ हम नोट्स भी शेयर करेंगे। आई विल मेक अ सेपरेट नोट्स ऑफ फिजिक्स, एक बुकलेट टाइप, जिसमें मैं चारों चैप्टर्स आपके लिए एक प्रॉपर पीडीएफ बनाऊंगा, ताकि आपको इधर उधर 2-3 पीडीएफ्स ना स्क्रॉल ना करनी पड़ी। एक ही प्रॉपर पीडीएफ आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइस इन कमिंग डेज। ओके, बाकी अच्छे से पढ़िए, एंग्जाइटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंक्शस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह यू विल डू वेरी ग्रेट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।